आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है कीची क्रैक के जंगलों में। इसके मुसन्निफ़ का नाम नहीं दिया हुआ, देखते हैं शायद कहानी में कहीं मिल जाए। भूख के मारे मेरी हालत इंतहाई गैर हुई जा रही थी। मैंने बेसब्री से आग पर रखे हुए बर्तन का ढकना उठाया। सूंधी सूंधी खुशबू आई। मैं अपने चचा और उनके एक रेड इंडियन मुलाजिम के साथ शिकार के लिए आया हुआ था। हम सुबह से लेकर शाम तक घोड़े की पुश्त पर हिरनों का पीछा करते रहे थे और मेरे जिस्म का अंग अंग दुख रहा था। इस पर यह पशेमानी मुस्तज़ाद के एक भी हिरन हाथ ना आया था। खैमे के सामने गिरे हुए दरख्त के तने से टेक लगाकर मैंने टांगें फैला दी। इसी असना में दरिया की जानिब से चचा जिम आते दिखाई दिए। उनके एक हाथ में पानी की बाल्टी थी और दूसरे में 3 मोटी मोटी शकरकंदियाँ। उन पर सुर्ख मिट्टी की तह जमी हुई थी। पानी की बाल्टी उन्होंने एक तरफ रखी और तीनों शकरकंदियाँ आग में दबा दी। फिर मेरी तरफ देख कर बोले, जानते हो कॉपर, भुनी हुई शकरकंदी बड़ी लजीज होती है। शायद वो मेरी थकावट का एहसास करते हुए मुझे खुश करना चाहते थे। मैं नीम दिली से मुस्कुराने लगा। हाँ चचा, आप दुरुस्त कहते हैं। सरमा की यख बस्ता रातों में भुनी हुई शकरकंदी बड़ा मज़ा देती है। मालूम होता है तुमने पहले भी कभी चखी हैं। ये कहकर उसने खाना आग से उतारा और प्लेट में डालकर सामने रख दिया। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए खाना लिया और जल्दी जल्दी जहर मार करने लगा। हवा का एक झोंका आया और मुझे तख़यलात की दुनिया में उड़ा ले गया। हम हर साल इस मौसम में शिकार खेला करते थे। चचा जिम हमारी शिकारी पार्टी के लीडर होते। गुज़श्ता साल हमने जंगली सूरों से 2-2 हाथ किए थे। ये इंतहाई खौफनाक मुहिम थी। इसमें हमारा तीसरा साथी जोपेल, चचा जिम का रेड इंडियन मुलाजिम, एक मुश्तइल जंगली सूर के हमले से बाल बाल बचा था। हुआ यूं कि हम वस्ती अमेरिका के एक दरिया में सफ़र कर रहे थे। सुबह का वक्त था। हमारी लॉन्च दरिया की मौजों से अटखेलियाँ करती हुई रवां दवां थी। मैं जंगले से टेक लगाए गर्मा गर्म कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था कि मेरे कानों में सिंख की आवाज़ आई जो वक्फ़ों से बुलंद हो रही थी। मैंने चचा और जोपेल को इस तरफ मुतवज्जो किया। उन्होंने आवाज़ पर कान लगा दिए। फिर जोपेल बोला, कोई रेड इंडियन हमसे बात करना चाहता है और वो अपनी कश्ती में हमारे पीछे आ रहा है। चचा जिम ने ड्राइवर को हिदायत की कि लॉन्च की रफ्तार कम कर दे। थोड़ी देर गुजरी थी कि रेड इंडियन की मखसूस तर्ज की कश्ती अपनी तरफ बढ़ती हुई नज़र आई। 2 नौजवान रेड इंडियन लंबे चप्पुओं से कश्ती खे रहे थे और एक अधेड़ उम्र का शख्स हाथ में सिंख पकड़े कश्ती में खड़ा था। जोपेल ने उन्हें शनाख्त कर लिया और बताया कि ये लोग मस्कीटो कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इस असना में कश्ती लॉन्च के बिल्कुल करीब पहुंच गई। लटकी हुई रस्सी की मदद से अधेड़ उम्र का आदमी हमारी लॉन्च पर आ गया और जो से मकामी ज़ुबान में बातें करने लगा। जो ने बताया कि ये मस्कीटो कबीले का सरदार जोराबेला है। इसके साथ इसके 2 बेटे लाका और पीक हैं। ये हमें अपने इलाके में जंगली सूरों के शिकार की दावत देने आए हैं। जंगली सूरों का शिकार बड़ा मुश्किल, दिलचस्प और जोश अंगेज़ होता है। चचा ने फ़ौरन दावत कबूल कर ली। हमने लॉन्च से बंधी हुई डोंगी खोली, बंदूकें वगैरह लीं और उन लोगों के साथ हो लिए। कुछ दूर तक बड़े दरिया में सफ़र करने के बाद हम उसकी एक मुआविन नदी के दहाने में दाखिल हुए। तकरीबन 400 गज़ मज़ीद आगे जाकर हमने कश्तियाँ किनारे से लगा दी, खुश्की पर उतरे और वसीउ अरीज़ जंगल में घुस गए। रेड इंडियन तीर कमान, लंबे नेज़ों और चौड़े फल वाले छुरों से मुसल्ला थे। आधे घंटे के सफ़र के बाद जोराबेला और उसके बेटे कुछ मोहतात से हो गए। उन्होंने हमें भी खामोश रहने का इशारा किया। हम जंगली सूरों के करीब पहुंच चुके हैं। जोपेल ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, मैं उनकी बू सूंघ रहा हूँ।
लाका आहिस्ता से चंद कदम आगे बढ़ा और झुककर झाड़ियों की ओर से देखने लगा। फिर इत्मीनान का इजहार करते हुए सर को जुम्बिश दी। लाका ने सूरों का सुराख लगा लिया। जोपेल ने सरगोशी के अंदाज में कहा। अब हम जोराबेला की हिदायत पर निसफ दायरे की शक्ल में आगे बढ़े। रेड इंडियन परिंदों की आवाज़ों से मिलती जुलती सीटियां बजाकर एक दूसरे को हिदायत दे रहे थे। मैं ज़िंदगी में पहली बार इस अनोखे तजर्बे से दो चार हो रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यूँ लगता था जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में चिंगारियाँ सुलग रही हैं। अचानक लाका ने नारा बुलंद किया और नेज़ा सामने झाड़ी में दे मारा। एक बहुत बड़ा जंगली सूर तेज़ी से लाका पर हमला आवर हुआ। लाका ने फ़ौरन उछलकर एक दरख्त की शाख पकड़ ली। सूर का वार खाली गया और वो नीचे से गुज़र गया। इस नाकामी से उसके इश्तियाल में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। फ़ायर करो, जोपेल ने चीख कर कहा, वरना हमारी खैर नहीं। मैंने कांपते हाथों से गोली चला दी, लेकिन निशाना ख़ता गया। अब जोराबेला ने कमान से तीर फेंका जो सीधा सूर के शाने में पेवस्त हो गया। वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, लेकिन फिर उठा और दुगनी शिद्दत से दोबारा हम पर हमला आवर हुआ। अब के चचा जिम ने इंतहाई फुर्ती दिखाई। उन्होंने सूर के सर का निशाना लिया और गोली चला दी। सूर के परखच्चे उड़ गए और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। हम आगे बढ़ गए। एक खुले मैदान में सूरों का गल्ला अपने दांतों से ज़मीन में दबी हुई जड़ें खोद खोद कर खा रहा था। चचा ने मुझे फ़ायर करने का मौका दिया। मैंने एक झाड़ी की ओट में बैठकर गोली चला दी। एक सूर ढेर हो गया। फायर की आवाज़ से जंगल गूंज उठा। एक सूर हलक से भयानक आवाज़ें निकालता मेरी तरफ बढ़ा। जोराबेला ने उस पर तीर चलाया। सूर ने अपना रुख मोड़ा। अब वो पीक की तरफ लपक रहा था। जब वो उसके करीब पहुंचा तो पीक उछल कर एक तरफ हो गया। उसकी इस फुर्ती पर सब अश अश कर उठे। दरअसल ख़तरे के वक्त हाजिर दिमागी और मुस्तैदी रेड इंडियन बाशिंदों ही का खासा है। मैंने इसका मुज़ाहरा कहीं और नहीं देखा, हालांकि मैं पूरे अफ्रीका और यूरोप में शिकार खेल चुका हूँ। पीक ने अपना लंबा नेज़ा सूर के शाने के नीचे झोंक दिया। उसकी जुर्रत काबिले दाद थी कि वो उस खौफनाक जानवर के साथ दौड़ते हुए नेज़े पर दबाव डालकर उसे और ज़्यादा गहरा झोंकने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर सूर तकलीफ़ की शिद्दत से ज़मीन पर गिर पड़ा। पीक ने कमर से चौड़े फल वाला छुरा यानी जिसे मीष्टी कहते हैं खोला और सूर पर पे दर पे वार शुरू कर दिए। सूर ने भयानक चीख मारी और तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। हम दम बखुद खड़े इंसान और जंगल के खौफनाक जानवर की इस जंग को देख रहे थे। पीक ने जोश मुसरत से नारा बुलंद किया और लाश के गिर्द रक्स करने लगा। जोराबेला ने ऐलान किया कि फायरिंग की आवाज़ से बाकी सूर मोहतात हो गए। अब मज़ीद शिकार नहीं मिलेगा, लिहाजा वापस चलना चाहिए। पीक और लाका ने हलाक किए हुए सूरों को एक जगह इकट्ठा किया। उनकी टांगें जंगली बैलों से बांधी और एक मोटी टहनी से लटका कर कंधों पर उठा लिया। जोराबेला ने चचा से पूछा, क्या आप भी कुछ हिस्सा लेना पसंद फरमाएंगे? चचा ने उसके शौक़ को देखकर कहा, नहीं, हम और शिकार कर लेंगे, ये सब आप ले जाएं। जोराबेला बेहद खुश हुआ और अपने हाथ नचाकर शुक्रिया अदा करने लगा। रेड इंडियन किसी के ममनूने एहसान होते हैं तो इसी तरह शुक्रिया अदा करते हैं। हमें शिकार के लिए ये जगह इतनी पसंद आई कि अगले दिन भी यहीं का प्रोग्राम बना लिया। डोंगी में बैठकर नदी में आ गए। चचा और जोपेल चप्पू चला रहे थे और मैं राइफ़ल थामे कश्ती में बैठा था। अचानक जो ने किनारे पर एक सूर देख लिया। उसने उछल कर कहा, अब मेरी बारी है, मैं इसे शिकार करूँगा। फिर मेरे हाथ से राइफ़ल ली, निशाना बांधा और गोली चला दी। सूर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जो ने नारा मारा और चप्पू हाथ ही में लिए डोंगी से कूद कर नदी पार की।
जो ही वो सूर के करीब पहुंचा, उसने एक भयानक चीख मारी और उठ खड़ा हुआ और जो पर टूट पड़ा। जो ने घबरा कर सूर के सर पर चप्पू दे मारा। चप्पू के टुकड़े हो गए और जो लुढ़क कर एक तरफ गिर पड़ा। ताहा वो फौरन संभला, फुर्ती से उठा और चौड़े फल वाला छुरा निकाल लिया। सूर का हमला इतना शदीद था कि उसे वार करने की मोहलत ही ना मिली। मैंने इस्तरार की हालत में डोंगी में पड़ी हुई राइफ़ल उठा ली। चचा जिम चीखे, कूपर ट्रिगर मत दबाओ, जो भी गोली का शिकार हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने अपनी राइफ़ल ली, डोंगी से कूदे और जो की तरफ दौड़े। मैं भी उसके पीछे हो लिया। जो सूर से गुत्थम गुत्था हो चुका था। कभी कभार उसके छुरे वाला हाथ उठता और सूर के जिस्म पर कारी वार लगा देता, लेकिन वो खुद भी उसके तुंदो तेज़ हमलों से लहू लुहान हो चुका था। चचा जिम ने जुर्रत से काम लिया और सूर को ज़ोर से राइफ़ल का बट दे मारा। सूर ने वहशतनाक आँखों से चचा को देखा तो उनकी राइफ़ल ने शोला उगला। अगले ही लम्हे सूर का भेजा उड़ गया। वो आखिरी बार कांपा, धड़ाम से गिरा और दम तोड़ गया। हमने जो को सहारा देकर उठाया। उसकी छाती पर कई ज़ख्म आए थे और सर से भी खून की एक तेज़ धार उबल कर चेहरे को रंगीन कर रही थी। हमने उसे उठाया और डोंगी में ले आए, ज़ख्म साफ़ किए और खून रोकने के लिए पट्टी बांधी। जो बैल के औसान बहाल हुए तो मुस्कुरा कर बोला, जंग का मज़ा आ गया। लेकिन मैं ये नहीं समझ सका कि गोली खाने के बाद वो कैसे उठ खड़ा हुआ। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, चचा ने जवाब दिया। तुम्हारी गोली उसकी खाल को छूती हुई गुजर गई। इससे सूर कुछ देर के लिए सुन्न होकर रह गया। जब तुम करीब पहुंचे तो उसने पागल होकर तुम पर हल्ला बोल दिया। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। जो की हालत फिर ख़तरनाक हो गई और वो बेहोश हो गया। हम डोंगी में तेज़ी से रवाना हो गए और शहर ले जाकर जो की मरहम पट्टी करवाई। ज़ख़म मुंदमिल होने में मुतअद्दिद हफ्ते लग गए। मैं पहले बता चुका हूँ कि चचा जिम हर साल मौसम सरमा में शिकार खेला करते थे। अब कि उन्हें अपने बछड़े चरागाहों से जमा करके महफूज बाड़ों में पहुँचाते पहुँचाते देर हो गई। चुनाचे जब हम शिकार पर रवाना हुए तो मेरी मौसम सरमा की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थीं। फिर भी मैं ज़िद करके चचा के हमराह शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब्बा जान ने हिदायत की कि स्कूल खुलने से पहले वापस शहर पहुंच जाऊं। मैंने वादा कर लिया। खाना खाने के बाद चचा ने कॉफ़ी तैयार की और हम इत्मीनान से चुस्कियां लेने लगे। जो पहल गुज़श्ता 3 रोज़ से गायब था। मैंने चचा से उसके मुतालिक पूछा तो वो बोले, कूपर मेरे बेटे कीची क्रेक जो का आबाई इलाका है। उसका कबीला मुद्दतों इस इलाके में क़याम पजीर रहा। जब कभी हम इन जंगलों में शिकार के लिए आते हैं तो उसे बहुत मुसर्रत होती है और वो इन जंगलों में घूमते घूमते बहुत दूर निकल जाता है। बहरकैफ अगर वो आज भी वापस ना आया तो मैं कल उसे ज़रूर तलाश करने जाऊंगा। कॉफ़ी से फारिग होकर हम उठ खड़े हुए। आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे काबिज़ होते जा रहे थे। दूर मग़रिब में चौकीदार चट्टान तारीकी के दबीज़ पर्दे में लिपटती जा रही थी। चचा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मुझे यकीन है जो पहल किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ होगा, ताहम अब उसे जंगलों में यूं नहीं घूमना चाहिए। वो खासा बूढ़ा हो चला है। जो पहले एक अजीबो गरीब शख्स था। वो 6 साल पहले चचा के पास आया था। चचा ने उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर उसे मुलाजिम रख लिया। जंगलों के बारे में जो की मालूमात बहुत वसी थी। चचा की तरह वो भी शिकार का ज़बरदस्त शौकीन था। हम खेमे में दाखिल हुए ही थे कि चचा जिम ठिठक कर खड़े हो गए और कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। मैंने भी कान लगा दिए। झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मुड़कर बाहर देखा तो जो पेल झाड़ियों की ओर से निकल आया था। उसके कंधे पर एक मुर्दा हिरन था जो लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसका कंधा और चेहरा हिरन के खून से लथड़ा हुआ था। वाह जो,
تم نے کمال کر دیا۔ گزشتہ 2 روز سے باسی گوشت کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا، آج تازہ گوشت مزے سے کھاؤں گا۔ اور چچا جم ہرن کا جائزہ لینے لگے۔ ایک نظر دیکھنے ہی سے پتہ چل گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہرن کی گردن ٹوٹ کر پیچھے کو مڑی ہوئی تھی، اس کی چھاتی اور گلے پر گہرے زخم تھے۔ جو قصہ کیا ہے؟ چچا نے پوچھا۔ ہرن کو کسی شیر نے شکار کیا ہے، جو نے جواب دیا۔ میں تعجب سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشیانہ چمک تھی۔ رائفل اس کے بائیں کندھے سے لٹکی ہوئی تھی اور چوڑے پھل کا میچٹی چھرا اس کی کمر سے لٹک رہا تھا۔ کیچی کے جنگلوں میں گزشتہ کئی برس سے کوئی شیر موجود نہیں ہے، کم از کم اس کی خبر کسی کو نہیں۔ چچا نے حیرت سے کہا، مجھے تو تمہاری بات کا یقین نہیں آتا۔ چوپیل خاموش رہا۔ وہ آگ کے قریب بیٹھ کر ہاتھ سینکنے لگا۔ چند لمحے بعد بولا، کافی عرصہ پہلے جب میرا قبیلہ اس علاقے میں رہتا تھا، ایک شیر آ گیا تھا۔ اس وقت یہاں ہرنوں کی بہتات تھی۔ قبیلے کے آدمی ان کے شکار پر گزر اوقات کرتے تھے، لیکن شیر کے آنے سے ہرنوں میں کمی واقع ہو گئی۔ پیارے جو، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہوگی۔ آج کل ان جنگلوں میں شیر کہاں؟ جس شیر کا تم شکار اٹھا لائے ہو یہ میکسیکو سے آیا ہوگا۔ جو کوئی جواب دینے کے بجائے ہرن کی کھال اتارنے لگا۔ چچا شاید مطمئن نہ ہو سکے تھے، چنانچہ دوبارہ سوال داغ دیا، ہرن کہاں سے اٹھایا تھا؟ بڑی چٹان کے قریب سے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ چوکیدار چٹان کی طرف تھا، جو پہاڑی سے قدرے آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ میں صبح سویرے جا کر کتے لے آؤں گا، پھر ہم تمہارے اس شیر کا تعاقب کریں گے، چچا نے کہا۔ نہیں جم، کتوں کی ضرورت نہیں، میں تنہا اس کا شکار کروں گا، جیسا کہ کبھی میرے باپ نے کیا تھا۔ چچا یہ سن کر بڑے متعجب ہوئے۔ شمال کی طرف سے آنے والی سرد ہوا میں اب تیزی آ چکی تھی، ہمارے جسم سن ہوئے جا رہے تھے، آگ بھی ہمیں گرم رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ جو تم کتوں کی مدد کے بغیر شیر کا تعاقب نہیں کر سکتے۔ کتے اس 10-20 میل کے علاقے میں شیر کا سراغ لگا لیں گے، تم سے اتنی مشقت نہ ہو سکے گی۔ تمہاری جوانی کی گرمی ختم ہو چکی ہے، اب تم بڑھاپے کی سردیوں سے دوچار ہو چکے ہو۔ جو نے چنگاری سے سگریٹ سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر بولا، جب یہ شیر پہلی بار یہاں آیا تھا تو میں کوپر کی طرح لڑک پن کی منزل سے گزر رہا تھا۔ ایک بار شیر سے میرے باپ کی مڈ بھیڑ ہو گئی، انہوں نے اس پر تیر چلائے، لیکن بدقسمتی سے کمان ٹوٹ گئی۔ بڑی چٹان کے نیچے دونوں میں شدید جنگ ہوئی، میرا باپ ہلاک ہو گیا۔ شیر بھی زخمی ہوا مگر بچ گیا۔ اس نے دوبارہ ہرنوں کا شکار شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ خوراک کی قلت کا شکار ہو گئے اور پورا قبیلہ یہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بہت سے لوگ موسم کی سختیوں اور بھوک کا لقمہ بن گئے۔ اب اس علاقے میں میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں رہتا۔ اچانک دور شیر کی زبردست دھاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچا بھی کافی پریشان تھے، ان کے ہاتھ میں کافی کا پیالہ لرز رہا تھا، تاہم انہوں نے مجھے تسلی دی، کوپر پرسکون رہو، درندہ ہم سے کافی دور ہے۔ جو کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس نے رائفل پکڑی اور کہنے لگا، خدا حافظ دوستو، میں شیر سے 2 ہاتھ کرنے جا رہا ہوں۔ جو احمق مت بنو، تم رات کے اندھیرے میں اس کا سراغ نہ لگا سکو گے، آرام سے بیٹھو، صبح دیکھا جائے گا۔ لیکن جو پیل کیمپ کے باہر پھیلی ہوئی تاریکیوں میں گم ہو چکا تھا۔ چچا اس کے پیچھے بھاگے مگر چند قدم چل کر واپس آئے اور کہنے لگے، میں اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا، میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ نہیں، تمہیں پرسوں اسکول جانا ہے، چچا ہررائے، اس اندھیری رات میں تمہیں ساتھ رکھ کر میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ لیکن میرے چہرے کو بخور دیکھ کر انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔
پھر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، میکسیکو سے آئے ہوئے شیر عموماً بزدل ہوتے ہیں، جو پہل اسے آسانی سے گولی کا نشانہ بنا لے گا۔ ہم نے ہرن کا گوشت آگ پر بھون کر کھایا، پھر بستروں میں دبک گئے۔ دن چڑھا تو کافی کے 2 گھونٹ پینے کے بعد گھوڑوں پر سوار ہو کر جو کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چچا نمدار زمین پر جو کے قدموں کے نشان بڑی آسانی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ کافی دور جا کر ان کے ساتھ شیر کے پنجوں کے نشان بھی دکھائی دینے لگے۔ چچا نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، درندہ زخمی ہو چکا ہے اور اپنی پچھلی بائیں ٹانگ گھسیٹ کر چلتا رہا ہے۔ آگے چل کر ہم نے شیر کا پہلا شکار دیکھا۔ یہ ایک مردہ ہرن تھا جس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ چچا اسے اچھی طرح دیکھنے کے بعد ہنس دیے۔ جو نے بڑی کامیابی سے شیر کا تعاقب کیا ہے، اس نے شیر کو اپنا شکار کھانے بھی نہیں دیا۔ ہمارے گھوڑے پھر دوڑنے لگے۔ ہم کیچی کے جنگل میں کافی دور تک آ چکے تھے۔ ایک جگہ شیر کا دوسرا شکار نظر آیا۔ یہ بھی ایک ہرن تھا جس کی گردن شیر نے اپنے مخصوص انداز میں توڑ ڈالی تھی، لیکن اس کا پیٹ پھٹا ہوا نہیں تھا۔ چچا گھوڑے سے اترے اور ہرن پر ہاتھ رکھ کر بولے، یہ ابھی تک گرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم درندے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ زندہ باد جوپیل، تم نے شیر کو یہ شکار بھی نہ کھانے دیا۔ اب ہم بڑی احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ شاید گھوڑوں کو شیر کی بو آنے لگی تھی، انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے چابک پہ چابک رسید کیے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجبوراً ہم گھوڑوں سے اتر پڑے اور لگام پکڑ کر آگے سے انہیں کھینچنے لگے۔ یہ طریقہ کامیاب رہا۔ چند گز آگے شاہبلوت کے درخت کے نیچے شیر مرا پڑا تھا۔ چوڑے پھل کا میچٹی چھرا دستے تک اس کے سینے میں گھسا ہوا تھا۔ شیر خاصا بوڑھا تھا۔ جو کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چچا سے پوچھا۔ چچا نے شاید میرا سوال نہ سنا تھا، وہ بڑے انہماک سے شیر کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ دیکھو، چچا نے شیر کی پچھلی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ گولی لگنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ میرے خیال میں جو نے درندے سے دو بدو جنگ بھی کی ہے، ممکن ہے وہ زخمی ہو گیا ہو۔ تم شیر کو گھوڑے پر لاد کر خیمے کی طرف واپس جاؤ اور میں جو کو تلاش کرتا ہوں۔ میں شیر کو گھوڑے پر لاد کر کیمپ کی طرف روانہ ہوا۔ چچا جم آگے بڑھ گئے۔ گھوڑا درندے کی بو اور لاش سے قدم قدم پر بدک رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے لگام کھینچ کھینچ کر آگے بڑھتا رہا۔ کیمپ میں پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ چچا جم مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے اور خیمے کے سامنے بڑی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ آہستگی سے بولے، جوپیل مر چکا ہے۔ میری آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ خیمے کے اندر جو کی لاش رکھی ہوئی تھی، اس کا دایاں ہاتھ گلے کے زخم پر تھا اور بائیں ہاتھ میں اس نے ابھی تک ونچسٹر رائفل مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ میں آنسو پونچھتا ہوا باہر نکلا۔ ہمارے شکار کا ساتھی ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ جیسا کہ ہم نے کہانی میں پڑھ لیا کہ اس کہانی کے شکاری کا نام کوپر تھا اور باقی اس کے ساتھی اس کی ٹیم۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔